दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान सेट नंबर 14 आज हम करने वाले हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आज भी हम करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो सेशन है साइंस की बात करें, सामान्य विज्ञान फिजिक्स जो हम कर रहे हैं ये समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। 14 नंबर 14 गुणे 40 कर लीजिए, देख लीजिए कितने क्वेश्चन आप कर चुके हो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के। एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम आपके अगस्त 15 के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं, तो इसको लेके सचेत रहिएगा कि आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको 45 डेज का शेड्यूल मिल जाएगा पीडीएफ, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन में, और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो अपना शेड्यूल बना के। ठीक, और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आगे हम बात करते रहेंगे। आपको दिक्कत क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है आपकी तैयारी में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, गैप आप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, लिंक दोनों टेलीग्राम ग्रुप की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, @एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके। चलिए शुरू करते हैं। साइंस की पीडीएफ है, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। लिंक सारे पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा 500 जिनका भी मैथ वीक है, 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर मैंने बनाया है, इसको ले सकते हो। और स्टैटिक जीके का पीडीएफ आपको पता ही है, जबरदस्त पीडीएफ है। ठीक है, स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने वाला है मंडे को रीजनेबल प्राइस में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना, कथन क्या है भाई, एक दृष्टि का दोष है, कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा मतलब दीर्घ मतलब क्या होता है भाई? दूर दृष्टि दोष इनमें से कौन सा है? ठीक है, जिसमें क्या होता है दूरदृष्टि दोष की बात करें, इसमें होता क्या है, व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है ना, तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और क्या होगा, आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो दूर की वस्तु स्पष्ट, ये तो गलत है भाई, ये नहीं होगा। कोई व्यक्ति निकटता वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो ये दो वाला सही है। और क्या इसमें सही होगा, आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, ये वाला सही होगा। ठीक है, आंख का दूर, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें 2 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, इसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये दिखाई देता है भाई प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है भाई? तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, वो समान बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ठीक है, इसका आंसर होगा नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक होता है, इस कारण से हमें आकाश जो होता है वो नीला या ब्लू दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरिक्ष से अगर जो हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो उसमें आंसर होता है काला। अंतरिक्ष से आप आकाश को देखते हो तो उसमें आंसर होगा काला, लेकिन आकाश यहाँ से हम देखते हैं पृथ्वी से तो हमें नीला दिखाई देता है, इसका कारण होगा नीले रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश जो होता है ब्लू या नीला दिखाई देता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो वातावरण में प्रकाश के विसरण की बात करें, ये किसके कारण होता है? धूलकण जो वातावरण में पाए जाते हैं इसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? क्या क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा भाई? काला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतर्स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगी? तो ध्यान रखिएगा, उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला जो व्यवहार करेगी वह अपसारी लेंस की भांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगी। क्वेश्चन नंबर बात करें 9,
यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग जो होती है वो सबसे कम परिक्षेपित होती है और सबसे दूर से भी दिखाई दी जाती है, इसलिए यातायात सिग्नलों में आपका लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों भाई नीला प्रतीत होता है? ठीक है, तो आकाश कणों के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें जो समुद्र होता है वो नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश जो समुद्र होता है वो भी नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी बी। ठीक है, समुद्र को देखा होगा आपने गूगल मैप में, ब्लू ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? देखो विक्षेपण की बात करें, किस रंग का अधिक होता है? बैगनी। बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है, विक्षेपण अधिक होता है। ठीक है, और किसका कम होता है भाई? लाल रंग का। लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, सबसे अधिक विक्षेपण कितना है? बैगनी रंग का। लेकिन अगर जो आपसे तरंग दैर्ध्य पूछे, तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है? तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है? तो तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल का अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। ठीक है, लेकिन बैगनी का विक्षेपण अधिक होता है और इसका लाल का विक्षेपण कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो विक्षेपण पूछे तो बैगनी का अधिक और तरंग दैर्ध्य पूछे तो लाल का अधिक। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन दिखाई देता है? इसका आंसर क्या होगा? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो दिखाई देता है इसका आंसर होगा सीधा परावर्तन के कारण, परावर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने में आपका सीधा साधा समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वाहन के पीछे आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग वाहन को पीछे देखने के लिए, सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए, सोडियम परावर्तक लैंपों में, सब में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट, ये भी परिणाम है भाई, ये तो सही है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये इसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? रोगियों का दांत देखने में दंत चिकित्सक, देखो दाढ़ी बनाने की बात करें तो हमें बड़ा बड़ा देखने होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हो। ठीक, आँख कान के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, परावलयिक दर्पण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण को काम में लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हो? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की बात करें, मनुष्य के आंख के रेटिना में बनता है। किस में बनता है? रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये तो आपने देख लिया, लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो आपका वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? ठीक है, तो किसी वस्तु का
पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दो समानांतर दर्पण है, ठीक है, इसमें बीच में मोमबत्ती रख दो तो जो भी प्रतिबिंब बनेंगे आप देखोगे तो अनंत बनेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जले। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके साइंस में बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ही चीज़ ध्यान रखना, 360/θ। 360/θ यही आपका फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। 360/θ अगर जो यह सम आए, यह सम संख्या निकल के आए तो -1 घटा देना, ठीक है, समझ में आ गया ना। विषम आए तो वही आंसर होगा, सम आए तो -1 घटा देना। अब क्या है भाई, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा 360/θ यानी कि 90 डिग्री। 9 चौके 36, 4 आया ना, 4 एक सम संख्या है तो इसमें से 1 घटा दोगे, क्या होगा 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हो तो दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। हमें कितने प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं, 3। तो अभी हमने निकाला था 3, यहाँ पे 3 आंसर आया, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो कि 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। 60 डिग्री के कोण पे आनत है, ठीक, तो 360/60, ये 0 से 0, 6 6 36 और 6 तो आंसर आएगा नहीं, सम संख्या है, -1 करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है भाई, अभिसारी लेंस वह होता है क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा भाई। देखो अभिसारी लेंस को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। अभिसारी लेंस की बात करें, ये होता उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, इसको उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं। और अपसारी लेंस की बात करें, अपसारी लेंस की बात करें, ये अवतल लेंस होता है, ठीक है। अलग अलग नाम कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो अभिसारी को ही उत्तल लेंस बोलते हैं और अपसारी को अवतल लेंस बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिसारी लेंस की बात करें, ये कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या करता है, ये किरणें एकत्रित करने का काम करता है, यानी कि अगर जो दूर दूर से किरणें आएंगी तो उसको एकत्रित करने का काम करता है। और अपसारी लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि अगर जो किरणें आएंगी तो उसको आपका फैलाने का काम करेगा, ठीक। तो क्या करेगा, अभिसारी लेंस किरणों को एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अपसारी लेंस की बात करें, ये क्या करता है, किरणें को फैलाता है, फैलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके, भाई प्रकाश का रंग की बात करें, ये वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण की बात ही या अवतल लेंस की बात ही कार्य करता है, ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं। तो बात करें अगर जो सूर्य के प्रकाश जो होते हैं वो किस प्रकार के किरण पुंज है, ये अवतल प्रकार के किरण पुंज है, अवतल प्रकार के, अवतल की जगह आप क्या बोल सकते हो भाई, आपका अपसारी भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायोप्टर किसकी इकाई होती है, तो डायोप्टर जो होती है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है, लेंस की क्षमता की। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेंस की क्षमता निकालना फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डायोप्टर होता है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 35, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। धूप के चश्मे की क्षमता की बात करें तो ये 0 डायोप्टर होती है, 0 डायोप्टर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर यानी कि यह बराबर दिया 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है, उसकी क्षमता क्या होगी। ध्यान रखें, जब भी ये चीज़ें प्लस में आती हैं, जब भी ये चीज़ें प्लस में आती हैं तो ध्यान रखना ये उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, और जब भी माइनस में आएगी तो अवतल लेंस होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो F = 25 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता P = 1/f होता है, P = 1/f होता है, तो P = 1/f या 100/f भी कर सकते हो, ठीक है। 100/f आप 25 करोगे, ये आपका
4 डायोप्टर प्लस में है, यानी कि 4 डायोप्टर उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। प्लस माइनस ध्यान रखना, प्लस से आपका उत्तल लेंस होता है और माइनस से अवतल लेंस होता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर 100/f। आपका P दिया है, फोकस दूरी दिया है 0.2 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है? F निकालना है। ठीक है, क्या दिया भाई? उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है। ठीक है, तो आपको इसकी क्षमता निकालनी, माफ़ करना। ठीक है, तो क्षमता निकालनी है। P बराबर 100/f होता है। ठीक है, या 100/0.2। ये आप अगर जो भाग दोगे ना, दशमलव हटाओगे तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर, सॉरी यार क्या लगा रहा हूँ मैं, हाँ क्षमता निकालना है ना, 20 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया लेंस की फोकस दूरी 0. ये आपका था फोकसांतर। ठीक है, और ये है फोकस दूरी 0.2 मीटर। और इसको माफ़ करना। चलो ये देखो, जो फोकसांतर होता है ना, मैं वही सोच रहा हूँ गलत कहाँ हो रहा है। ये फोकसांतर सेंटीमीटर में होता है, फोकसांतर हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ठीक, चलो भाई अब देखो यहाँ पे गलत मैं क्या कहाँ कर रहा था कि ये आपका दिया है मीटर में। ठीक है, 0.2 मीटर को क्या करोगे भाई? सेंटीमीटर में बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसकी क्षमता निकालना हो, क्षमता P बराबर होता है 1/100/f। ठीक है, 100 बाई आपका f कितना? 20, यानी कि 5 आएगा। प्लस 5 आ रहा है ना, तो यानी कि आपका क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, गलत हो जाएगा ऐसे जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पावर दिया है 2 डायोप्टर, फोकस दूरी क्या होगी? तो 2 डायोप्टर पावर दिया है और 100/f होता है, यानी कि अगर जो f को इधर लाते हैं तो क्या होगा? 100/2, यानी कि 50 सेंटीमीटर। हमेशा सेंटीमीटर में होता है फोकसांतर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको 40 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, लूसेंट के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें जो थ्योरी में आपको पढ़ने को नहीं मिले थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला थ्योरी आप सेल्फ से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं करा देता हूँ। बाकी बने रहिए हमारे साथ। कोई दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो तैयारी में, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।